दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज के ठीक इस पॉइंट पर आज से 52 ईयर्स पहले एक प्लेन सीधा पहाड़ से जा टकराया था। हैरत की बात तो ये थी कि प्लेन टकराने के फौरन बाद कहीं गायब हो गया। ये 8,900 किलोमीटर लंबी साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन रेंज है, जहां 15,000 फीट ऊंचे पहाड़, नाकाबिले बर्दाश्त ठंड और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई दिनों तक जब जहाज का ना मलबा मिला ना ही कोई डेड बॉडीज, तो अथॉरिटीज के सामने ये बात क्लियर हो गई कि अब कोई पैसेंजर नहीं बचा होगा। लिहाजा उन्होंने सर्च ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। न्यूज मीडिया में भी अगले कुछ दिनों तक प्लेन क्रैश की बातें चलती रहीं और उसके बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वापस नॉर्मल होने लगा। लोग अब इस हादसे को भूल ही चुके थे, लेकिन इस हादसे के करीब 2.5 महीनों के बाद, एग्जैक्टली 72 डेज के बाद, अथॉरिटीज को गायब हुए प्लेन की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ। ये यूरुग्वाय एयरफोर्स की फ्लाइट 571 थी, जिसने रियल लाइफ में एक चमत्कार, एक मुआवजा करके इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम लिखा है। 12 अक्टूबर 1972 को ये फ्लाइट यूरुग्वाय के कैपिटल मोंटेविडियो से उड़ान भरती है। जहाज में रग्बी के प्लेयर्स थे, जिनको मोंटेविडियो से चिली के कैपिटल सैंटियागो तक एक मैच खेलने जाना था। रग्बी प्लेयर समेत जहाज में टोटल 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। टेक ऑफ के बाद अभी जहाज अर्जेंटीना के ऊपर ही पहुंचा था कि अचानक मौसम की खराबी की वजह से उनको अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करना पड़ा। कैप्टन ने ये फैसला इस वजह से किया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के दरमियान दुनिया की सबसे ऊंची एंडीज माउंटेन रेंज दीवार बनकर खड़ी है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ वैसे ही काफी खतरनाक हैं और मौसम की खराबी में इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। पायलट का प्लान था कि एक रात मेंडोजा में ही गुजारी जाए और फिर अगले दिन मौसम ठीक होने पर एंडीज के पहाड़ों को पार किया जाए। पर क्या मालूम था पायलट और तमाम पैसेंजर्स को कि अगले दिन उन पर कौन सी मुसीबत टूटने वाली है। अगले दिन यानी फ्राइडे 13 अक्टूबर को फ्लाइट 571 ने मेंडोजा से टेक ऑफ किया। मैप पे देखा जाए तो मेंडोजा और उनकी मंजिल सैंटियागो के बीच सिर्फ 180 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इन 180 किलोमीटर में सिर्फ एंडीज की 15,000 फीट ऊंची पीक्स हैं। लिहाजा फ्लाइट का प्लान रूट कुछ इस तरह का था कि पहले जहाज मेंडोजा के साउथ में जाएगा, अपनी हाइट गेन करेगा और फिर प्लेंचोन पास के बराबर पहुंचकर एंडीज की तरफ टर्न करके इन खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस करेगा और फिर चिली के शहर कोरिको से दोबारा टर्न करके सीधा सैंटियागो पे जाकर लैंड करेगा। फ्लाइट 571 के पायलट ने इसी रूट पर 50 के करीब फ्लाइट्स कंप्लीट कर रखी थी, लिहाजा उनको अपने आप पर काफी भरोसा था। मेंडोजा से टेक ऑफ करते ही प्लान के मुताबिक जहाज साउथ की तरफ रवाना हुआ। जहाज की हाइट गेन करने के दौरान पायलट ने नोटिस किया कि बादलों की एक मोटी लेयर ने नीचे का सारा मंजर छुपा दिया है। अब इस कंडीशन में पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता जोड़ लिया, जो रडार पे देखकर रेडियो के जरिए पायलट को उसकी लोकेशन बताते रहेंगे। कंट्रोल टावर के अलावा एक और तरीके से भी पायलट अपनी लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की आखिरी नोन लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए एयरक्राफ्ट की स्पीड के जरिए कैलकुलेशन करके अपनी करंट लोकेशन का अंदाजा लगाया जाता है। इस तरीके को एविएशन की जबान में डेड रेकनिंग कहा जाता है। जैसे ही फ्लाइट 571 प्लेंचोन पास के पैरेलल पहुंच गई तो उन्होंने राइट टर्न ले लिया। अब ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे। ऊपर नीला आसमान और नीचे सफेद बादल। पायलट पूरी तरह से सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पे डिपेंडेंट था। जैसे ही वो प्लेंचोन पास के करीब पहुंचे तो फ्लाइट 571 कंट्रोल टावर के रडार से गायब हो गई। ये एक नॉर्मल बात थी क्योंकि पहाड़ों की वजह से रडार के सिग्नल्स बहुत कमजोर थे। इस मौके पर को पायलट ने डेड रेकनिंग के जरिए अपनी लोकेशन कैलकुलेट की और 3:21 पे सैंटियागो कंट्रोल टावर को रेडियो किया कि हम 1 मिनट के बाद चिली के शहर कोरिको के ऊपर पहुंच जाएंगे और उनसे अपनी ऊंचाई कम करने की परमिशन मांगी। अब नॉर्मली प्लेंचोन पास से कोरिको तक पहुंचने में जहाज को 11 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्होंने ये फासला सिर्फ 3 ही मिनटों में कवर कर लिया था। ये चीज कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके पास भी फ्लाइट 571 रडार पे शो नहीं हो रही थी, इसी वजह से उन्होंने एयरक्राफ्ट को डिसेंड करने की परमिशन दे दी।
پر ان کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اصل میں کو پائلٹ نے جہاز کی جو لوکیشن کیلکولیٹ کی تھی وہ غلط تھی۔ پائلٹ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوریکو کے اوپر ہے، لیکن اصل میں وہ اس وقت پلینچون پاس کراس کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑی تباہی فلائٹ 571 کا انتظار کر رہی تھی۔ کنٹرول ٹاور سے پرمیشن ملتے ہی پائلٹ نے رائٹ ٹرن کیا اور جہاز کی ہائٹ بھی کم کرنا شروع کر دی۔ شروع میں ان کو خطرناک ٹربولنس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب انہوں نے سفید بادلوں کی لیئر کو کراس کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے۔ جی ہاں، اس پوائنٹ پہ پائلٹ کو اندازہ ہوا کہ اصل میں وہ ابھی تک اینڈیز میں ہی موجود ہے۔ پائلٹ نے دوبارہ الٹیٹیوڈ گین کرنے کے لیے پوری جان لگا لی۔ پلین کی نوز اب آسمان کی طرف ہو چکی تھی، لیکن افسوس کہ شاید یہ چیز تھوڑا پہلے کر لی جاتی۔ فلائٹ 571 کی ٹیل پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی اور جہاز سے الگ ہو گئی۔ اس وقت یہ پہاڑ پوری طرح برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ بنا ٹیل اور ونگز کے فلائٹ 571 کا فیوزلاج برف میں سلائڈ کرتا سیدھا نیچے کی طرف آیا اور اس پوائنٹ پر آ کر رک گیا۔ کریش کی وجہ سے 12 پیسنجرز موقع پر ہی دنیا سے جا چکے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو جہاز کے پچھلے حصے میں موجود تھے۔ معجزاتی طور پہ پلین کے فیوزلاج میں 33 پیسنجرز کی جان تو بچ گئی، لیکن ان کو کافی چوٹیں لگی تھی۔ ٹیل الگ ہو جانے کی وجہ سے پلین کا پچھلا حصہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے زبردست ٹھنڈ اندر آ رہی تھی۔ یہ اس وقت 11,500 فٹ کی اونچائی پر اینڈیز میں پھنس چکے تھے، جہاں کا ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ باہر نکلتے ساتھ ہی جہاں تک ان کی نظر جا رہی تھی برف سے ڈھکے پہاڑ ہی نظر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی باڈیز کو برف میں دفنا دیا۔ ادھر پلین کریش کی خبر نے چیلین اتھارٹیز کو الرٹ کر دیا تھا، پر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اصل میں ارجنٹینا میں ہی کریش ہوئے تھے۔ بنا ٹائم ضائع کیے انہوں نے سرچ آپریشن اسٹارٹ کیا، جس میں 4 ایئر پلینز نے حصہ لیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک سسپیکٹڈ ایریا کو سرچ کرنے کے دوران ان کو نہ ہی کوئی پلین نظر آیا اور نہ ہی کوئی ملبہ۔ یہ ایک بہت ہی مشکل سرچ آپریشن تھا، کیونکہ نیچے سارے پہاڑ برف کی وجہ سے لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہے تھے۔ اس سرچ آپریشن میں یوروگوائے اور ارجنٹینا نے بھی حصہ لیا اور اب ٹوٹل 11 ایئر کرافٹس پورا دن فلائٹ 571 کو ڈھونڈنے میں گزار دیتے۔ ادھر کریش سائٹ پہ بچے ہوئے پیسنجرز کے اوپر سے کئی بار ریسکیو پلین گزر کر گئے، لیکن ان کے لاکھ اشارے دینے کے باوجود بھی ریسکیو پلینز کی نظر ان پر نہ پڑ سکی۔ بعد میں انہیں ایک لگیج میں سے لپسٹک ملی، جس سے انہوں نے پلین کے فیوزلاج کے اوپر بڑا بڑا SOS لکھ دیا۔ لگیج بیگ سے برف پر کراس بھی بنایا، لیکن ریسکیو پلینز کی نظر پھر بھی ان پر نہیں پڑ سکی۔ ٹوٹل 8 دنوں تک سرچ آپریشن چلانے کے بعد 21 اکتوبر 1972 کو تمام پیسنجرز کو ڈیڈ ڈکلیئر کر کے سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ 11ویں دن کریش سائٹ پہ موجود پیسنجرز کو کاکپٹ میں ہی ایک ریڈیو ملا، جس کو ٹیون کر کے انہوں نے خبر سنی کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے چلایا جانے والا سرچ آپریشن اب بند کر دیا گیا ہے۔ جہاں وہ لوگ پہلے ہی اتنی مصیبت میں تھے، وہیں یہ خبر ان کو مزید افسوس میں ڈال گئی۔ اپنے بچنے کی جو آخری امید نظر آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ پہلے ہفتے میں ہی 5 اور پیسنجرز زخموں کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب کریش سائٹ پہ صرف 28 پیسنجرز بچے تھے۔ انہوں نے جہاز کے ملبے اور لگیج کو اکٹھا کر کے پلین کے فیوزلاج کو بند کیا تاکہ ٹھنڈ سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کاکپٹ کے پلاسٹک وائزر کو کاٹ کر اپنے لیے گلاسز بھی بنائے، جو کہ برف سے ریفلیکٹ ہونے والی لائٹ سے کچھ حد تک بچا رہے تھے۔ سیٹ کورز کو گرمائش کے لیے استعمال کیا اور سیٹ کے کشن سے سنو شوز بنا دیے۔ اس وقت تک ان کے پاس کھانے کے لیے 8 چاکلیٹ بارز، 3 جیم کے جارز، کچھ ڈرائی فروٹس اور گنی چنی پانی کی بوتلیں تھی۔ پہلا ہفتہ تو انہوں نے بڑی مشکل سے یہ کھانا آپس میں ڈیوائیڈ کر کے کھا لیا، لیکن جب یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو گئیں تو انہوں نے کپڑے اور کاٹن کو کھانا شروع کر دیا، جس سے وہ مزید بیمار پڑنے لگے۔ اینڈیز کے اس حصے میں ان کو انرجی کے لیے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اوپر سے وہ جس رچ پر کریش ہوئے تھے نہ وہاں سے اترنا پاسبل تھا اور نہ ہی اوپر کی طرف ہائیک کرنا۔ اس دوران پیسنجرز کی حالت یہ تھی کہ ان کا باڈی ویٹ 40% تک کم ہو چکا تھا۔ آخر جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کے باڈی پارٹس کھانا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ بہت ہی مشکل تھا، لیکن بھوک، پیاس اور کمزوری نے ان کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔
क्रैश के 17 दिनों के बाद 29 अक्टूबर को अचानक रात के वक्त एवलांच आया और उसने फ्यूजलाज पर बुरी तरह हमला किया। बर्फानी तोदे की स्पीड इतनी तेज थी कि पूरा फ्यूजलाज अंदर तक बर्फ से भर गया। इस हादसे में 9 सर्वाइवर्स मारे गए। बचे हुए 19 लोगों के हाथ जो कुछ लगा उन्होंने उससे बर्फ को हटाया और ऑक्सीजन के लिए जगह बनाई। दिन गुजरते जा रहे थे, सर्वाइवर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक एक करके सारे मौत की नजर हो रहे थे और बचे हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। 12 दिसंबर यानी क्रैश के 60 दिनों के बाद तक 3 और सर्वाइवर्स जिंदगी की बाजी हार गए। अब पीछे बचे 16 लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो वो अपने बचे हुए दिन गिनना शुरू कर दें या फिर हिम्मत करके वेस्ट में मौजूद इस वर्टिकल क्लिफ को कैसे भी करके हाइक कर ले। 12 दिसंबर 1972 को 3 रग्बी प्लेयर्स पराडो, कनीसा और विजेंटीन ने वेस्टर्न पीक को हाइक करने का इरादा किया, इस उम्मीद में कि पहाड़ की दूसरी साइड ग्रीन वैली होगी जहां से शायद कोई मदद मिल सके। ये एक बहुत ही तकलीफ देने वाली हाइक थी क्योंकि ना ही उनके पास प्रोफेशनल गियर्स थे और सबसे बढ़कर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बैग्स और जहाज की सीटों से बनाए हुए गर्म कपड़े लपेटे और हाइक पे निकल गए। पूरे 3 दिन तक लगातार हाइक करने के बाद जब वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहाड़ की दूसरी साइड पर भी ऐसे ही बर्फ से ढके पहाड़ हैं। यहाँ भी ना हरियाली थी और ना ही जिंदगी के आसार। खाने की शॉर्टेज की वजह से एक जना वापस क्रैश साइट पे चला गया। पराडो और कनीसा मदद की तलाश में पहाड़ की दूसरी साइड पर डाउन हिल चल पड़े। अगले 10 दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद और 61 किलोमीटर का सफर बुरी हालत में गुजारने के बाद आखिरकार वो एक वैली में पहुंचे जहां पर हरियाली थी, जानवर भी थे और नदी भी बह रही थी। सबसे पहले उन्होंने नदी से पानी पिया, तभी उनको नदी के उस पार घोड़े पर एक शख्स दिखाई दिया। नदी के शोर की वजह से वो अपना पैगाम उस शख्स तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। घोड़े पर बैठे उस लोकल को आइडिया आया और उसने एक कागज और पेन को पत्थर में लपेटकर नदी के उस पार फेंक दिया। पराडो और कनीसा ने उस कागज पर सारा माजरा लिखा और वापस फेंक दिया। वो शख्स घोड़ा भगाता हुआ ये लेटर चिलियन अथॉरिटीज तक लेके गया। पहले तो उनको यकीन नहीं आया कि 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं, लेकिन अथॉरिटीज ने फौरन पहले पराडो और कनीसा को रेस्क्यू किया और उनकी मरहम पट्टी करने के बाद उनसे तफसील में इंटरव्यू लिया। 22 दिसंबर 1972 को यानी क्रैश के 72 डेज के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स पराडो और कनीसा की निशानदेही पर क्रैश साइट तक पहुंचे। पहाड़ की ये चोटी देखकर पायलट भी हैरान रह गया कि इन 2 रग्बी प्लेयर्स ने बिना किसी गियर और एक्सपीरियंस के ये पहाड़ कैसे सर किया होगा। आखिरकार फ्यूजलाज में मौजूद तमाम सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया और उनके मरे हुए साथियों को वहीं पर एक बड़ी कब्र खोदकर दफन कर दिया गया। उस कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखकर एक मेमोरियल बनाया गया जो उसी हालत में आज तक वहां पर मौजूद है। ये मेमोरियल आज भी हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकता है।